हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों है, पहले हम ये जानते हैं। सर्कुलेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में खाना जो है डाइजेशन कहीं और होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन आता है वो कहीं और आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहीं और बनता है, एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहीं और होता है। तो हमारे बॉडी को जोड़ने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम क्या है? वो मीडियम जो है हमें सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक फ्लूइड की ज़रूरत है जो कि हमारे बॉडी में हर जगह सर्कुलेट होए और जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या जो भी चीज़ों की ज़रूरत है हमारी बॉडी में जगह जगह टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, उसको उस जगह तक पहुंचाने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए हमें सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। पहले हम पढ़ते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मीन्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए इसलिए है ताकि वो हमारे बॉडी के कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सके। कौन कौन से? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टू डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स। न्यूट्रिएंट्स जो कि किसी जगह पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो अलग अलग यानी टिश्यू या ऑर्गन्स को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड द टिश्यू। रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि O2 और वो जिस ऑर्गन में वहाँ पर जहाँ पर उसे हमने हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है या जहाँ पर वो आई है वहाँ से वो टिश्यू तक कैसे जाएगी उसके लिए। मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स जो होते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स टू टारगेट टिश्यू ऑर्गन्स टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे बनते हैं और फिर जब वो सिक्रीट होने के बाद वो जो उसका मेन टिश्यू है, जो उसका टारगेट टिश्यू है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट टू स्पेसिफिक साइट फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक जो बनते हैं और फिर उसका फर्दर यानी आगे का जो मेटाबॉलिज्म उसको होना है उसके लिए। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जब मेटाबॉलिक हमारे प्रोसेसेस हुए यानी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस हुई उसमें जिसमें एटीपी बना भी और एटीपी जुड़ा भी, तो वो होने के बाद उस वहाँ पर क्या वेस्ट आया उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए वाटर H+ आयंस की कंसंट्रेशन प्लस एंड हीट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी में वाटर को एक से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए H+ हाइड्रोजन आयंस की एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हाइड्रोजन आयंस हमने पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और हीट, अगर हमारी बॉडी में जहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको पूरी बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ताकि हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनकर रहे। अ हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स। और ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हेल्प भी करता है किसमें? डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। किनके लिए? फॉरेन मटेरियल, जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन मटेरियल्स आ गए हैं उसके लिए। एज इट हैज लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। जो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो काम करता है वो कैसे काम करता है? इसके पास क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं जो कि डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। कौन सा डिफेंस सिस्टम है? हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड जो कि क्या है? एक सर्कुलेटरी का मेन पार्ट है। ये क्या है? अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसे ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। ये एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये हमारे बॉडी में हर जगह पे मौजूद है और इसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहला प्लाज्मा, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड एंड नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ये किस कलर का होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है और ये गाढ़ा फ्लूइड होता है और ये ब्लड का 55% होता है।
यानी हमारा ब्लड का 55% प्लाज्मा है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर। प्लाज्मा का 90 से 92% जो होता है वाटर होता है। 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। प्लाज्मा में 6 से 8% में क्या होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स है वो? 3 मेजर प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। 3 मेजर प्रोटीन्स है प्लाज्मा में। कौन कौन से? पहला फिब्रिनोजेंस आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेंस किस में इन्वॉल्व होते हैं? हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में। जब कोई भी हमें जगह पे कट जाता है तो वहाँ पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसी की क्लॉटिंग कौन करता है? हमारा फिब्रिनोजेन। ग्लोब्यूलिन्स आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। ग्लोब्यूलिन्स होते हैं जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। एल्ब्यूमिन हेल्प इन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन जो किस में काम करता है? ये हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा कॉन्टेन्स मिनरल्स आयन। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स आयंस भी होते हैं, Na+, Ca+, मैग्नीशियम प्लस, HCO3-, क्लोरीन-, PO4-। तो ये सारे क्या करते हैं? किसी न किसी चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमने SCO3 पढ़ा था जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले जाने में हेल्प करता है। प्लाज्मा विदाउट कोगुलेशन फैक्टर इज नॉन एज सीरम। प्लाज्मा जो विदाउट कोगुलेशन फैक्टर होता है, कोगुलेशन फैक्टर क्या है हमारा? फिब्रिनोजेन। जब वो फिब्रिनोजेन अगर इसमें नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा को सीरम। पहले हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में या फिर कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड का 45% है। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि कितना होता है? 45%। 3 काइंड्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 3 तरह के होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एरिथ्रोसाइट्स और RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ल्यूकोसाइट सेकंड है हमारा, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसे WBC कहते हैं। और थर्ड है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। 3 है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। देन फर्स्ट हमारा एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स। वो होते क्या है? सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये क्या करता है? हमारे गैसेस कौन कौन सी जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस है, ऑक्सीजन और CO2, उसको ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। और जो हमारा RBC वो कहाँ पर बनता है? वो हमारा रेड बोन मैरो में बनता है। बाइकॉन्केव एंड डिस्क लाइक विथ आ डायमीटर ऑफ 7 to 8 माइक्रोमीटर। बाइकॉन्केव होता है और क्या होता है? डिस्क लाइक होता है, यानी कि डिस्क शेप का होता है, साथ ही बाइकॉन्केव शेप में होता है और इसका डायमीटर कितना होता है? 7 to 8 माइक्रोमीटर। नंबर इज अबाउट 4.5 to 5.5 मिलियन, यानी कि कितना होता है? 4.5 to 5.5 मिलियन होता है। पर मिलीमीटर माइनस क्यूब, यानी कि इतनी छोटी जगह पे कितना होता है? ये अबाउट 5 मिलियन की संख्या में प्रेजेंट होता है। डो नॉट हैव द न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंटायर वॉल्यूम ऑफ सेल इज फिल्ड विथ हेमोग्लोबिन रेड कलर्ड आयरन कॉन्टेनिंग पिगमेंट। जो हमारे सेल है कौन सा? RBC, उसमें क्या होता है? उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या है? रेड कलर है। हेमोग्लोबिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है और इसके कारण वो रेड कलर का होता है। तो इसलिए हमारे जो RBC है वो सब क्या होता है? रेड कलर के होते हैं। एन एडल्ट पर्सन हैज अबाउट 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। किसी भी एडल्ट पर्सन में 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज। जो लाइफ स्पैन होती है किसकी? RBC, वो कितनी है? 120 डेज होती है और उसके बाद डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। उसके बाद क्या हो जाता है? वो मर जाते हैं, यानी कि जो हमारे
आरबीसी है, पहले वो 120 दिन तक जिंदा होते हैं, फिर उसके बाद वो कहाँ मरने चले जाते हैं, कहाँ पर, हमारे स्प्लीन में, जिसका नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि WBC, कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। ये कलरलेस होता है, यानी इसके पास कोई कलर नहीं होता। किसके कारण? इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। जो हेमोग्लोबिन जब होता है तो क्या होता है, रेड कलर का होता है, हेमोग्लोबिन नहीं है तो क्या है, ये कलरलेस है। लार्ज, न्यूक्लिएटेड एंड लेसर इन नंबर, एवरेज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर माइनस क्यूब ऑफ द ब्लड। ये क्या होता है, ये बड़े होते हैं, यानी आरबीसी बड़े होते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके पास न्यूक्लियस होता है, और ये कम मात्रा में होते हैं। यानी कि जैसे हमारा जो आरबीसी था वो अबाउट 5 मिलियन की मात्रा में प्रेजेंट था, बट जो हमारा WBC है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है। शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी जो लाइफ होती है वो कम होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मेन कैटेगरी ऑफ दी WBC की हमारी मेन कैटेगरी क्या क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट। दो तरह की हमारे WBC होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, जो कि 60 to 65% ऑफ WBC, यानी कि WBC का 60 to 65% क्या है, हमारे न्यूट्रोफिल्स में होता है। ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी। जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पहुंच जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए अगर सही नहीं है तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, उसे खत्म कर देते हैं। इसाइनोफिल्स क्या है, 2 to 3% ऑफ WBC का 2 से 3% होता है, जो कि रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो तो उसे ये रोकता है। एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, और हमारी जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, यानी कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो वो भी कौन वर्क करता है, इसाइनोफिल्स ही वर्क करता है। थर्ड है हमारा बेसोफिल्स क्या करता है, 0.5 to 1% ऑफ WBC। ये हमारा 0.5 से 1% होता है WBC का। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, कौन कौन से, हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है और हेपेरिन सिक्रीट करता है। हिस्टामिन जो होता है हमारे एलर्जिक रिएक्शन में ही या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में वर्क करता है। तो ये क्या करता है, ये इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी किसमें, हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कौन कौन सी, कुछ होती है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में किसी जगह पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब कि वहाँ पे हीट होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, तो वो क्या इन्फ्लामेशन होते हैं। स्वेलिंग जो होती है वो सिंपल होती है, सिर्फ स्वेलिंग होगी, पर जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है उसमें हीटनेस भी होती है, लॉस ऑफ नर्व, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारा अग्रेनुलोसाइट्स। पहले पढ़ा हमने ग्रेनुलोसाइट्स, अब हम पढ़ रहे हैं WBC का सेकेंड फॉर्म, जो कि क्या है, अग्रेनुलोसाइट। अब अग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, मोनोसाइट उसका फर्स्ट फॉर्म है, जो कि क्या है, 6 to 8% ऑफ WBC का 6 to 8% होता है। और ये क्या होता है, फैगोसाइटिक होता है। फैगोसाइटिक यानी कि ये भी वही करते हैं, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अगर एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है तो ये क्या होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमारा लिम्फोसाइट्स क्या है, हमारा 20-25% ऑफ WBC का 20-25% होता है। दो मेजर है, कौन कौन से, B and T, B lymphocytes and T lymphocytes। B and T lymphocytes are responsible for immune system of body। जो हमारा B lymphocytes और T lymphocytes है, यह हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी किसी को भी सर्दी जुकाम या कुछ भी हो जाता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो किस पे वर्क करती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो अगर हमें उसे तेज करना है या बढ़ाना है तो हम किसको बढ़ा रहे हैं, हमारे B और T lymphocytes का। यानी कभी भी जो हमारे इम्यून सिस्टम में अगर खराबी होगी तो वो किस में होगी, B और T lymphocytes में। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब क्या है, उसके B और T lymphocytes बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उसकी बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ से। आगे पढ़ते हैं। पहले हमने RBC पढ़ा, फिर हमने पढ़ा WBC, अब हम पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स क्या, जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं।
आर दी सेल्फ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेगाकारियोसाइट्स। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, मेगाकारियोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, स्पेशलाइज सेल इन दी बोन मैरो। हमारे बोन मैरो के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली ये कितने होते हैं, 1,50,000 या फिर 3,50,000 इतने होते हैं प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर माइनस क्यूब के हिसाब से। रिलीज अ सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसके कारण हमारे ब्लड में कोगुलेशन होता है और ब्लड की क्लॉटिंग होती है। जब किसी हमारे कोई भी बॉडी का पार्ट अगर कट जाए या फिर ब्रूसेस आ जाए, खरोच लग जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, खून अगर निकलने लग गया है तो उस पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी ब्लैकनेस आ गई है, काफी बहुत ही डल कलर आ गया है। और वो क्या करता है, वहाँ पे से ब्लड लॉस को रोक लेता है। वो ब्लड लॉस जो रोकता है वो क्या है, वही है हमारे ब्लड की क्लॉटिंग होना। ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पे ताकि हमारी जो बॉडी है वहाँ से कोई भी ब्लड आगे ना जाए। रिडक्शन इन प्लेटलेट्स लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। जो हमारे अगर प्लेटलेट्स है उनका रिडक्शन हो जाए यानी कमी आ जाए तो वो क्या करता है, हमारे लीड करता है टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है, या फिर डिसऑर्डर यानी कि स्टार्टिंग हो जाती है। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से अगर हमारी बॉडी में अगर कट गया है किसी भी एरिया में तो वहाँ पर से एक्सेसिव लॉस हो जा सकता है ब्लड का, यानी ब्लड का वहाँ पे एक्सेसिव लॉस हो सकता है। आगे हम ब्लड का ही फ्लो चार्ट देखते हैं जरा क्या है। ये ब्लड का फ्लो चार्ट है जिसमें हम जो हमने पहले भी ब्लड के बारे में पढ़ा उसी को दोबारा रिवाइज करते हैं जरा। ब्लड जो कि हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन वर्क है और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एक मीडियम की तरह काम करता है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फिर है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में, इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। फिर जो हमारा ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी है वो डिवाइड करता है 2 पार्ट में। पहला ग्रैनुलोसाइट्स जो कि जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, ग्रैनुलर, यानी कि वो ग्रैनुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। और दूसरा है हमारा अग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट क्या है, जिसका जो साइटोप्लाज्म वो क्या है, होमोजीनियस है। इसका ग्रैनुलर है यानी कि ग्रैनुल्स के फॉर्म में, इसका होमोजीनियस है यानी इसमें सिंपल फैला हुआ है। देन हमारा जो ग्रैनुलोसाइट्स है वो 3 में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 में डिवाइड होता है, पहला न्यूट्रोफिल्स, सेकंड इसाइनोफिल्स, थर्ड हमारा बेसोफिल्स। तो हमारा ग्रैनुलोसाइट डिवाइड हो गया न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स। जो हमारा अग्रैनुलोसाइट है वो मेजर किस में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। जो हमारा लिम्फोसाइट है वो आगे डिवाइड होता है किस में, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो कि हमारे किस में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम या फिर हमारे इम्यूनिटी को बनाए रखता है। किसी भी ह्यूमन की इम्यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारा ब्लड है उसके इतने सारे पार्ट्स हैं और वो ऐसे हमारे बॉडी में काम करता है जिससे हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। और फिर आगे वो जो भी चीज़ जो हमारी बॉडी में बनी है, जैसे डाइजेशन हुआ है तो उसके जो भी एलिमेंट्स बने हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं उसे एक से दूसरी जगह पे लेके जाना। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो गैसेस है उसको एक से जगह दूसरी जगह लेके जाना। तो हमारा ब्लड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, जिससे कारण हमारी बॉडी जो होती है अच्छे से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको भी ज़रूरत हो, जो भी अगर कहीं से नहीं पढ़ पा रहे, प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।